नमस्कार। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि लगभग 70 सालों तक भारत की पूरी अर्थव्यवस्था एक डिटेल्ड 5 साल के प्लान के हिसाब से चली हो? जी हाँ। चलिए इसी अनोखे आर्थिक सफर पर एक नजर डालते हैं जिसने आज के भारत की नींव रखी। सोचिए, देश अभी अभी आजाद हुआ है। सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिल्कुल स्क्रैच से एक मॉडर्न इकोनॉमी कैसे बनाई जाए। एक विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी और रिसोर्सेज बेहद कम। ये चैलेंज आसान बिल्कुल नहीं था। तो इस बड़े चैलेंज का जवाब क्या था? जवाब था द 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ये वो स्ट्रैटेजी थी जिसने आने वाले कई दशकों तक भारत की इकोनॉमिक दिशा को तय किया। लेकिन सवाल यह है कि ये आइडिया आया कहाँ से? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली इंडियन था ही नहीं। ये आइडिया हमने लिया था उस वक्त के सोवियत यूनियन से। तो इसकी शुरुआत होती है 1928 में सोवियत यूनियन से। वहां जोसेफ स्टालिन ने अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1947 तक। भारत आजाद हुआ। कॉलोनियल पास्ट की वजह से एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल की तरफ झुकाव काफी नेचुरल था। और इसी सोच के साथ 1950 में बनाया गया प्लानिंग कमीशन, जिसका एक ही काम था, भारत के लिए इन प्लान्स को बनाना और फिर उन्हें लागू करना। और इस पूरी कहानी का, इस पूरे इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट का सेंटर पॉइंट था ये प्लानिंग कमीशन। इसके चेयरमैन होते थे खुद प्रधानमंत्री। और सोचिए, दशकों तक यही एक संस्था देश की इकोनॉमिक किस्मत लिख रही थी। तो चलिए अब शुरुआती दौर की बात करते हैं, जब देश अपनी नींव रख रहा था। फोकस सिर्फ 2 चीजों पर था, खेत और कारखाने, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। जो पहला प्लान था 1951 से 56 तक, वो एक जबरदस्त सक्सेस था। फोकस पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर था और इसने तो उम्मीद से कई बेहतर परफॉर्म किया। टारगेट रखा था 2.1% ग्रोथ का, लेकिन अचीव किया 3.6%। इसी प्लान के दौरान भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे बड़े बड़े डैम्स बने। पहले प्लान की सक्सेस के बाद दूसरे प्लान में स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट आया। अब फोकस खेती से हटकर चला गया हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, यानी बड़े बड़े कारखाने लगाने पर। और इसी दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे अहम स्टील प्लांट्स सेटअप किए गए, जिन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की नींव रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया तीसरा प्लान 1961 से 66 तक। और ये प्लान पहले 2 प्लान्स के सक्सेस के बिल्कुल उलट एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुआ। टारगेट रखा गया था 5.6% ग्रोथ का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुई सिर्फ 2.4%। सोच सकते हैं, टारगेट से आधे से भी कम। तो आखिर हुआ क्या? इतना गलत क्या हो गया? असल में देश पर एक के बाद एक कई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 1962 में चीन के साथ वॉर, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर, देश में भयानक सूखा पड़ा। और इन्हीं सब के बीच जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, 2 प्रधानमंत्रियों का निधन हो गया। इन सब ने मिलकर इस प्लान को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। इस बड़ी नाकामी के बाद जो दौर शुरू हुआ वो अलग था। अब प्लान्स पर देश की पॉलिटिक्स और सोशल गोल्स का असर साफ साफ दिखने लगा था। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम था और इसका सीधा असर प्लानिंग पर पड़ा। देखिए, तीसरे प्लान के फेल होने के बाद 3 साल का प्लान हॉलिडे लिया गया, यानी कोई 5 ईयर प्लान नहीं। फिर 1978 में जब सरकार बदली तो चल रहे 5वें प्लान को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नया सिस्टम ट्राई किया गया जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। और इसी पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच 5वें प्लान में एक नारा गूंजा जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, गरीबी हटाओ। इस एक नारे ने प्लानिंग का पूरा फोकस ग्रोथ से हटाकर सीधे सीधे गरीबी हटाने पर कर दिया। अब कहानी आती है उस ऐतिहासिक मोड़ पर, उस टर्निंग पॉइंट पर, जिसने भारत की इकोनॉमी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1991 और भारत एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की कगार पे खड़ा था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि देश के पास जरूरी चीजें जैसे कि पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी बस कुछ ही हफ्तों की बची थी। इस सिचुएशन को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये था कि देश के पास फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसी ही स्थिति थी।
तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से मदद मांगी। IMF मदद देने को तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने रखी 3 बड़ी शर्तें। इन्हें ही हम आज LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। L यानी लिबरलाइजेशन, जिसने लाइसेंस राज को खत्म किया। P यानी प्राइवेटाइजेशन, जिससे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा। और G यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसने इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और इन रिफॉर्म्स का असर वो बिल्कुल इमीडिएट था। रिफॉर्म्स के ठीक बाद जो 8वां प्लान आया, उसने 5.6% के टारगेट को आराम से पार करते हुए 6.8% की शानदार ग्रोथ हासिल की। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक नए युग की, एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जब भारत ने इस लंबे 5 ईयर प्लान्स के दौर को फाइनली अलविदा कह दिया। तो हुआ ये कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 तक चली, वो भारत की आखिरी 5 ईयर प्लान साबित हुई। 2014 में जो नई सरकार आई, उसने इस लगभग 70 साल पुराने मॉडल को खत्म करने का फैसला ले लिया। योजना आयोग की जगह एक नई संस्था ने ले ली, नीति आयोग। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। देखिए, जहां योजना आयोग एक टॉप डाउन अप्रोच रखता था, यानी ऊपर से पॉलिसीज बनाकर स्टेट्स पर लागू करता था, वहीं नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये सिर्फ सलाह देता है और राज्यों के साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। तो एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के दौर से लेकर एक पॉलिसी थिंक टैंक तक भारत की इकोनॉमिक स्टोरी लगातार इवॉल्व होती रही है। यह कहानी हमें बताती है कि वक्त और ज़रूरत के हिसाब से एक देश खुद को कैसे बदलता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विकास की कहानी का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा।